अच्छा, आज जस्ट आपको इंट्रोडक्शन ये अमेज़ॉन का उसके ऊपर जब आप डिप्लॉयमेंट करते हो AWS के ऊपर, तो यूजुअली जब भी आप किसी कंपनी में जाओगे तो ज़्यादातर वो क्लाउड सर्विसेज यूज़ करते हैं। जो शेयर्ड होस्टिंग्स होती हैं वो इंडिविजुअल ज़्यादा यूज़ करते हैं जिनका कोई ब्लॉग है या सिंपल छोटी छोटी वेबसाइट्स होती हैं। लेकिन जो बड़ी एंटरप्राइज़ कंपनीज़ या जो स्मॉल लेवल कंपनीज़, स्टार्टअप्स भी जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो AWS के ऊपर या क्लाउड सर्विसेज के ऊपर जाएँ। तो क्लाउड में हमारे पास बहुत सारी सॉफ्टवेयर, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिसमें सबसे पहले आपके पास AWS का आ जाता है, अमेज़ॉन का, इनकी क्लाउड सर्विसेज हैं। इनका कंप्लीट पैकेज है, इसके अंदर आपके पास मल्टीपल सर्विसेज हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है उसका वॉल्टर है, एक कंपनी है, उसके अंदर उसका भी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और एज्योर का, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये बड़ा ज़बरदस्त है, डिफरेंट मल्टीपल कंपनीज उसको यूज़ करती हैं। रिफ़ा का जो हमारी यूनिवर्सिटी का जितना भी सेटअप है वो एज्योर के ऊपर है। उसके अलावा हमारे पास जो कम प्राइसेस में भी VPS मिल जाते हैं। अब जैसे कि ये एज्योर हो गया है, AWS हो गया, ये आपको पहले यानी आपको इसमें एक यानी जैसे आप एक बाज़ार से जाके एक नया कंप्यूटर ख़रीदते हो, उसमें आपने लिनक्स इंस्टॉल कर दिया, ऐसे ही आपको ब्लैंक कंप्यूटर मिल जाएगा। उसमें आपको कोई सेटअप वगैरह नहीं करके देंगे, सारा कुछ आपको खुद मैनेज करना है। यानी आपने IP भी खुद बनानी है, उसको अटैच करनी है, डोमेन भी उसके साथ खुद अटैच करना है। उसके अलावा आपने उसको क्या कहते हैं, उसमें आपने जो पोर्ट फॉरवर्डिंग होती है कि मेरे कौन से यानी मैं किस पोर्ट से उसको एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स सपोज अगर आप अपनी वेबसाइट का 80 पोर्ट ब्लॉक कर देते हो, किसी और पोर्ट के ऊपर उसको रिडायरेक्ट करते हो, आप कर सकते हो। तो आप अपनी सारी जो नेटवर्क की आपकी सेटिंग है, सारी की सारी सेटिंग आप इसमें कर सकते हो। जो AWS हो गया, एज्योर हो गया, वॉल्टर में भी आई थिंक ऐसा है। लेकिन जो कंटोबू है, जो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बिगिनर्स के लिए, वो क्या करता है कि उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो बहुत ज़बरदस्त है। एक तो सस्ता बहुत ज़्यादा है, $8, यानी अभी अमेज़ॉन का जो लाइट सेल है जो उसका, वो तकरीबन $20 है, जो अच्छा वाला है। और जो कंटाबू का है वो $8 या $9 पर मंथ होता है, बट और वो भी अच्छा है और ज़बरदस्त है, उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको बनी बनाई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको सिर्फ अपना जो सर्वर है उसके अंदर आपने अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है कमांड के थ्रू, बाकी पोर्ट फॉरवर्डिंग और बाकी सारी चीज़ें वो सारा कुछ उन्होंने खुद किया होता है। तो आपको जस्ट वो एक मशीन देते हैं, उसमें जो डिफ़ॉल्ट बहुत सारी चीज़ें हुई होती हैं। तो आप किसी भी क्लाउड सर्विस के ऊपर जाएंगे, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर आप इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हो। इंस्टेंस बेसिकली आपकी मशीन को कहते हैं कि जो आप अपना मशीन क्रिएट करते हो, जो आपका कंप्यूटर होगा, जो वर्चुअल एक आपके पास इन्वायरमेंट है जहाँ पे अपना सिस्टम आपने डिप्लॉय करना है, वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्रिएट करते हैं तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। बाकी जो सिस्टम आपको मिल जाता है वो तो आप बेशक अपना लिनक्स का कंप्यूटर ख़रीद लेते हो या आपने लिनक्स अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लिया, तो वो उसको आप जैसे यूज़ करोगे वैसे इसको भी यूज़ करना है। तो अपने लिनक्स पे कैसे अपाचे को इंस्टॉल करना है, MySQL को इंस्टॉल करना है, PHP को इंस्टॉल करना है और उसको पे रन करना है, वो सारा काम आपके पास ऑटोमेटिकली वो जैसे आप अपने लोकल लिनक्स पे करोगे वैसे इस पे भी हो जाएगा। तो वो सब में सेम है, जस्ट आपको इसलिए मैं अभी अमेज़ॉन का यूज़ कर रहा हूँ, इसका AWS का। तो AWS के अंदर भी मल्टीपल हैं। जो आपकी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं वो EC2 के ऊपर जाती हैं, जो कि इलास्टिक कंप्यूटिंग होती है। मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो इलास्टिक के ऊपर चली जाती हैं, EC2 के ऊपर। EC2 भी बेसिकली आपके पास वर्चुअल कंप्यूटर्स ही होते हैं। उसमें ये होता है कि ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि आप उसके रन टाइम के ऊपर, जैसे कि इलास्टिक उसके लिखा हुआ है, रन टाइम के ऊपर आप उसके फीचर्स वगैरह, उसके रैम और उसकी हार्ड डिस्क और सारी इन्फॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हो। और वो थोड़ा सा ये होता है कि फ़िक्स उन्होंने रखा हुआ है। उसके अलावा आपके पास जो EC2 के अलावा आपके पास जो सबसे बिगिनर्स के लिए हैं, जो कि फ़िक्स प्राइस्ड है और महंगा भी नहीं है, और उसमें ये होता है कि इतनी ज़्यादा आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जस्ट आप अपना मशीन क्रिएट करते हो और उसके ऊपर यानी थोड़ा सा इजी किया है। EC2 के अंदर आपको सब कुछ खुद मैनुअल करना पड़ेगा और यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा इजी किया है। तो हम आज सिर्फ लाइट सेल को देखेंगे। बाकी तो अमेज़ॉन के अंदर इतनी ज़्यादा सर्विसेज हैं कि आप एक एक को देखो तो तकरीबन पूरा एक कोर्स इस पर हो सकता है। जैसे भी आपको डैशबोर्ड पर नज़र आ रहे होंगे, ये सारे मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो ये इसके अंदर है। और अगर आप इसके सर्विसेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो ये इसके एनालिटिक्स वाले सर्विसेज यहाँ पे आ जाते हैं। फिर आपके पास एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के यहाँ पे आ रहे हैं, AR/VR के सर्विसेज हैं इनके, कॉस्ट में ब्लॉकचेन के सर्विसेज हैं, इधर बिज़नेस एप्लीकेशंस हैं सारी, और ये कंप्यूटर, अब जैसे कि AWS है, बैच, EC2 हो गया, लाइट सेल हो गया, AWS आउटपोस्ट हो गया। उसके अलावा ये तमाम उनके सर्विसेज हैं। इन सबको समझने और कौन सा कहाँ पे होता है, ये अब जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं कि आप कैसे अपने IoT डिवाइसेस को या IoT सिस्टम को कैसे आप होस्ट कर सकते हो, उसको कैसे आप उसकी सर्विसेज वगैरह यूज़ कर सकते हो।
इसके अलावा आपके पास AI की भी सर्विसेज हैं जिसमें आपको वो आप अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आपको मॉडल होता है वो आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, या बने बनाए मॉडल्स को आप ले सकते हो और उसको आप अपने ऐप के साथ या उसकी API को यूज़ कर सकते हो। तो हज़ारों इसके अंदर चीज़ें हैं, बट टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू सी द लाइट सेल, दैट हाउ इट वर्क्स एंड हाउ वी कैन क्रिएट दी इंस्टेंस। तो लाइट सेल पे जब क्लिक करेंगे, सिंपल लाइट सेल बेसिकली हमारे पास एक वर्चुअल यानी VPS है एंड्रॉयड इसका अमेज़ॉन का, और उसके ऊपर आपको वो डिफरेंट सर्विसेज दे रहा होता है। तो अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे, अगर आपको ये जब ओपन होगा तो आपको नज़र आएगा मैंने 2 इंस्टेंसेस क्रिएट किए हुए थे, ये दोनों। तो मैं अभी आपके सामने एक नया इंस्टेंस क्रिएट करूँगा, ये वाला। जब आप लाइट सेल के ऊपर जाओगे तो ये आपको बताएगा कि आपने लिनक्स का करना है या विंडोज़ का करना है। बेसिकली जब भी हम अगर आप विंडोज़ की मशीन को सिलेक्ट करोगे तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि आपकी थोड़ी सी पैसे बढ़ जाएंगे, उसकी जो फ़ीस है, क्योंकि विजुअल और उसकी वजह से विंडोज़ बेस्ड इंस्टेंसेस प्राइसेस रिफ्लेक्ट एडिशनल लाइसेंसिंग फ़ी, और लिनक्स का है फ्री है। तो उसमें आपको वो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के पैसे नहीं देने पड़ते। और लिनक्स या यूनिक्स में ये होगा कि जो हम सर्वर के बाद जब भी डिप्लॉयमेंट करते हैं तो हम लिनक्स या यूनिक्स को यूज़ करते हैं, विंडोज़ को नहीं करते, बहुत कम यूज़ करते हैं। उसके अलावा मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद वो मुझे कहता है कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया, उसके बाद आप मुझे बाकी चीज़ों को, आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, यानी फ्रेमवर्क्स है, आप उस पर वर्डप्रेस पहले से इंस्टॉल करवाना चाह रहे हो, आप उसके ऊपर लैम्प इंस्टॉल करना चाह रहे हो, लैम्प ये वाला, यानी अगर आपने कमांड लाइन इसके थ्रू नहीं भी करना तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। मैं यहाँ से भी इसको कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं करूँगा, मैं आपको कमांड लाइन से बताऊँगा कि कैसे Node.js का सर्वर आप यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं भी करोगे तो आप बाद में भी जाके कमांड लाइन से कर सकते हो। ये जुमला, मैजेंटो, मीन का है, ड्रूपल है, गिट लैब है, रेडमैन, एनजिनएक्स है, ये सारे आप कर सकते हो, ठीक है। तो cPanel है, अब जैसे कि मैं cPanel को पेड लाइसेंस फॉर कंटिन्यूड यूज़, तो आप ये नहीं, आपने देखा होगा जब हम शेयर्ड होस्टिंग खरीदते हैं तो उसके ऊपर cPanel इंस्टॉल होता है, ये वाला। अगर आप VPS भी इंस्टॉल करते हो और आप cPanel VPS के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हो, तो आपको वैसे ही लुक आएगी जैसे शेयर होस्टिंग की आती है, और आप जाके उसी तरह की UI वगैरह यूज़ करके आप अपना वेबसाइट को अपलोड कर सकते हो, सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। तो ये आपके पास डिफरेंट इसके अंदर है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसमें OS ओनली करेंगे, कोई भी ऐप नहीं करेंगे। तो OS ओनली में हमने करना है यूबंटो, वो भी लिनक्स का था। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट आ जाते हैं, हर एक जो आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स के अंदर भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, लेकिन जो सबसे मुश्किल वाले होते हैं, अब अमेज़ॉन लिनक्स है, ये ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं उसके डिप्लॉयमेंट के लिए। डेबियन है, सेंटोस है, सारे हैं, लेकिन यूबंटो में भी आपके सामने करता हूँ, ये थोड़ा सा ईजी है, उसके कमांड्स वगैरह जल्दी से आप पिक कर लेते हो। इसको हम यूज़ करेंगे फ़िलहाल। उसके बाद बाकी कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने सिर्फ उसकी स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करनी है कि विच सिस्टम यू वांट टू यूज़। तो यहाँ पे ये कि जो सबसे बेसिक वाला है इसका 3 महीने के लिए फ्री होता है, तो 3.5 USD होता है। इसमें 512 MB की रैम होती है, तो 512 MB बहुत कम होता है, आप सिर्फ अपने टेस्टिंग या सीखने वगैरह के लिए कर सकते हो। लेट्स सपोज अभी अगर हम करना चाहें सिर्फ इस क्लास के लिए तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये होगा कि आप वेबसाइट आपकी लोड होते हुए बहुत टाइम लेगा। और इसके अंदर आपके पास सिर्फ एक CPU कोर CPU होता है और 20 GB SSD होती है। उसके बाद जो ये वाला है $5 पर मंथ, इसका 1 GB रैम है, और इसके अलावा जो $10 है उसका 2 GB रैम है। और जो मैंने अभी जो आपको दो दिखाए, जो इंस्टेंसेस बने हुए थे वो इसके वाले बने थे, 4 GB रैम और अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी। मुदरिस जो हमारा है वो इसी पे डिप्लॉयड है, 20 GB जो उसका ये 20 USD वाले पे 4 GB और ये सारी चीज़ें ना। तो इसको भी मैंने किसी को भी सिलेक्ट करोगे तो फ्री ट्रियर या जो भी, चलो मैं वैसे टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ तो इसको कर लो, या चलो इसको कर लो, इसको कर लेते हैं। इसमें ये होता है कि वो आपके मेरे पास ऑलरेडी इसमें क्रेडिट्स हैं, तो मैं जो सा भी सिलेक्ट करूँगा मुझे उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये आपके पास आ जाएगा उसका नेम आ जाएगा। तो मैं सेक्शन 2 है आप लोगों का टेस्टिंग, तो वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसको क्रिएट इंस्टेंस किया, बस दैट्स इट। आपने सिर्फ अपनी सेटिंग को चूज़ करना है। क्या कह रहा है?
रिसोर्स लिमिट एक्सीड, मैंने मेरे ख्याल में ऑलरेडी क्रिएट किए मैं 2, तो उसकी वजह से कह रहा होगा। मैं इधर रीजन चेंज करके चेक करता हूँ। जो रीजन मैंने सेलेक्ट किया था पहले यूएसए का था, नए रीजन में करते हैं, ये हो गया। तो ये बेसिकली वो एक रीजन में उसने 2 अलाउ किए हुए थे कि आप सिर्फ 2 बना सकते हो, तो मैंने रीजन चेंज कर लिया। वो यूएसए का रीजन था, तो हमेशा जब आप इसको करोगे तो आपने जोन भी सिलेक्ट करना है कि आपने कहाँ पे करना है। और जोन हमेशा आपने वो वाला सिलेक्ट करना है कि यानी जहाँ पे आपके कस्टमर्स होंगे। लेट सपोज आपके जहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा आएगी, तो आपने उस लेट सपोज अगर पाकिस्तान के लिए कर रहे हो, तो पाकिस्तान में अमेज़ॉन का कोई वो नहीं है, डाटा सेंटर वगैरह या कोई ऑफिस नहीं है, तो सर्वर भी इनका कोई यहाँ पे नहीं है। तो जो नियरेस्ट है सिंगापुर है, इंडिया के अंदर भी आई थिंक है इनका। तो जैसे अभी मैंने सिंगापुर को सिलेक्ट किया, तो ये हमारे नियरेस्ट था। इसमें था नहीं ना, या था पता नहीं, वो उसमें ऑप्शन में नहीं था ना, इंडिया नहीं था वो। लेकिन जब आप EC2 बनाते हो तो वहाँ मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि इंडिया है नहीं है, लेकिन वो इंडिया का होगा उसमें। जब आप EC2 क्रिएट करते हो ना, यहाँ पे अगर हम देखें ना, ये अभी यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया सेलेक्टेड हुआ है, तो अगर इसमें आप देखोगे ये मुंबई आ रहा है। तो अब मैंने ये हमारे एशिया में है सारे, ये आपके टोक्यो, जापान में आपके पास 2 हैं, साउथ कोरिया में भी है, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सारे इसमें आ रहे हैं। फिर कनाडा में आ रहे हैं ये सारे। ये डिफरेंट आपके स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं कि आप इस रीजन्स के अंदर बना सकते हो। तो अभी जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था, ये हमारा इंस्टेंस बना है। अब इस इंस्टेंस की इन्होंने IP दी है, ये वाली। तो हम जब इस IP को करेंगे ओपन, तो ये भी एरर, यानी अभी कुछ नहीं डिस्प्ले करेगा, बिकॉज इसके ऊपर कोई सर्वर हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ। जब हम जाके इसको देखेंगे तो उसमें सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको चलाने के लिए, अब ये रनिंग में आ गया, बिकॉज हमने जब इसको किया तो वो रनिंग में आ गया। अब इसको आपने कनेक्ट करना होता है बेसिकली। तो कनेक्ट करने के लिए आपके पास मल्टीपल तरीके होते हैं कि आप SSH के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट बाय SSH। तो एक तो इसका अपना है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसका अपना भी है। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दी, जो उसकी SSH की होती है वो डाउनलोड करके आप अपने यानी कमांड प्रॉम्प्ट से CMD पे जाके वहाँ से भी आप उसको चला सकते हो। बट उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो आप आसानी यही है कि आप अगर किसी और के साथ आप शेयर करते हो, किसी अपने फ्रेंड वगैरह के साथ आप अमेज़ॉन की क्रेडेंशियल्स नहीं शेयर करना चाह रहे, तो फिर आप उसको SSH की दे दो यूजिंग एन SSH क्लाइंट। तो वो SSH क्लाइंट्स के थ्रू आपको फिर ये की पेयर बनाना पड़ेगा, और ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि आप कैसे बनाओगे। और वो पुटी के थ्रू भी कर सकते हैं, रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। बट अभी मैं सिर्फ इसको कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ इसको डायरेक्ट ही कनेक्ट कर लेता हूँ SSH के थ्रू। तो जब आप अमेज़ॉन के SSH के थ्रू इसको कनेक्ट करोगे तो आपको कोई पासवर्ड वगैरह नहीं चाहिए होगा, वो डायरेक्ट ही, अब ये देखोगे कि वो डायरेक्ट ही यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और उसके अंदर आप ये देखो ऐड हो गया। तो अब ये बिल्कुल मेरे पास एक कंप्यूटर है लिनक्स, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने देखा होगा, यूवेंटो है 18 पता नहीं कौन सा, मैं 20 मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। तो उसकी IP एड्रेस है हमारे पास था, पब्लिक IP एड्रेस। अब ये जो IP एड्रेस है, जब मैं इसको रिबूट करूँगा अपने सिस्टम को, देन उसका IP एड्रेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास पब्लिक IP एड्रेस है, जो कि मैं किसी को भी दूंगा तो मेरी जो वेबसाइट होगी वो इस IP एड्रेस से एक्सेसिबल होगी। बट इफ़ आई रीबूट माई सिस्टम, देन ये IP एड्रेस चेंज जाएगा। तो उसका ये होता है कि आप डोमेन्स में जाके अब इसको अपना कस्टम डोमेन भी असाइन कर सकते हो कि आप अब मेरे पास mudarris.org है खाली। तो उसमें ये कि यानी अगर आपके पास ये सिर्फ अभी एक डोमेन है हमारे पास, तो अमेज़ॉन का है राउट 53 के नाम से होता है, राउट 53 के नाम से होता है। यहाँ पर जाके आप अमेज़ॉन ही, यानी जैसे हम GoDaddy से या किसी और से डोमेन्स वगैरह ख़रीदते हैं किसी भी सर्वर से, तो आप अमेज़ॉन से भी अपनी डोमेन वगैरह ख़रीद सकते हो। तो आप यहाँ से डोमेन ख़रीद सकते हो, वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, फिर वो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में शुरू ऐड हो जाएगा, फिर आप उस डोमेन को आप असाइन कर सकते हो उसको। तो वो बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे ये क्रिएट होस्ट एंड जोन है, रजिस्टर्ड डोमेन, जब मैं रजिस्टर्ड डोमेन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप कोई भी डोमेन खरीद सकते हो, एंड $12 उसके होते हैं चार्जेस, और वो आपके क्रेडिट कार्ड इसके अटैच है ऑलरेडी, तो वो यहाँ से आपको आप वहाँ से पे कर लोगे।
तो $12 के चार्जेस होते हैं। कोई भी डोमेन करोगे, चेक करोगे, डोमेन अवेलेबल होगा, यू कैन परचेज एंड दैट विल बी एडेड टू योर अकाउंट, और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। और अमेज़ॉन बहुत बड़ी दुनिया है, इसकी अगर आप सर्टिफिकेशन करते हो तो अगर आपके प्रोग्रामिंग भी नहीं आती, बाकी सारी चीज़ों में भी नहीं है, सिर्फ आप सर्वर गाय भी बन जाते हो कंपनीज़ का, तो आप ये सिर्फ सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करना, उसको मैनेज करना और उनके अंदर अपडेट्स वगैरह करना है ख़तरनाक काम। कि अगर लेट सपोज आपके क्लाइंट का रियल सिस्टम आपसे रुक गया या कोई मसला मसाइल हो गया, उसको ठीक करना, और यानी आपको 3 बजे तक भी जगा के रखेगा, तो है ख़तरनाक किस्म का काम। लेकिन ये कि इसमें ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप सीख सकते हो, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो सेट हो जाएगा। लेकिन आपको एज अ डेवलपर आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप किसी स्टार्टअप के साथ काम करो, उनके पास ये बंदा नहीं होगा, तो आपको खुद डिप्लॉय करना चाहिए और आपको पता हो कि मैं कैसे इसको मैंने कैसे करना है। तो ये आ गया। अब हमारे पास ये बेसिकली कंप्यूटर है, इसमें आप इसके अपने कमांड्स होते हैं। जैसे मैं अभी LSA लिखता हूँ, इसका मतलब होता है कि मुझे तमाम जो फ़ोल्डर्स वगैरह है उसको डिस्प्ले कर दो। अब इसमें हमने करना ये है कि हमने इसके अंदर अपाची वगैरह को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए मैंने ये लिंक ओपन किया हुआ है डिजिटल ओशन का। डिजिटल ओशन भी कंपनी है, अमेज़ॉन की अपनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन वो थोड़ी सी मुश्किल है, बोरिंग है, और डिजिटल ओशन वाली डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी अच्छी होती है। तो ये भी VPS ही है, डिजिटल ओशन भी कंपनी जो कि VPS वगैरह और ये जितनी सर्विसेज हैं वो सारी ये भी प्रोवाइड करते हैं, डोमेन होस्टिंग्स और सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी मज़े की है। तो इसमें आपको स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके अपना एक जो VPS के ऊपर कमांड लाइन के थ्रू आप अपना सेटअप बना सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ। इसका ये कि सबसे पहले तो जो मेरा इंस्टेंस है उसके अंदर अपडेट की कमांड रन की कि अगर कोई डिपेंडेंसीज वगैरह हैं, अपडेट्स वगैरह हैं, तो वो उसको अपडेट कर लेगा। इसमें मज़े की बात यह है कि आप लोगों ने अमेज़ॉन के इंटरनेट की स्पीड चेक की होगी कि अगर मैं अभी अपने लोकल कंप्यूटर पर करूँ, इसको कमांड को रन करूँगा, तो आधा घंटा तो ये स्टार्ट नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे इंटरनेट की वजह से। वहाँ पे आप करो तो चुटकियों में आपकी सारी चीज़ें इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंटरनेट उधर का यूज़ हो रहा होता है इसके अंदर। ये देखो ख़त्म हो गया अपडेट्स का सारा। तो उसमें जब आप इसको करोगे, इसकी अच्छी खासी इंटरनेट की स्पीड भी होती है। आप जो आपका VPS, बिकॉज जो हमारे डिफरेंट लोग होते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर पेपाल नहीं काम करता, तो आप विंडोज़ का VPS बनाते हो। जैसे भी हम सेलेक्ट कर रहे थे, वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था विंडोज़ का भी, तो उस विंडोज़ को हम रिमोट डेस्कटॉप से एक्सेस करते हैं। और फिर आपके पास एक रिमोट कंप्यूटर होता है अमेरिका रीजन के अंदर, सिंगापुर रीजन के अंदर, किसी भी रीजन के अंदर, तो आप उसके थ्रू फिर ब्राउज़र के थ्रू वेबसाइट्स एक्सेस कर सकते हो। इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी होती है, और आपको फिर वो आपकी IP और ट्रैक भी नहीं हो रही थी, बिकॉज IP और जो एड्रेस है वो सारा बाहर की कंट्रीज़ का होता है। दैन इस तरह से हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, वो इस तरह की ट्रिक करके जो इस तरह की वेबसाइट्स या कोई भी बैन वेबसाइट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे पाकिस्तान में पहले YouTube बनता, तो आप YouTube भी इसके थ्रू खोल सकते हो। वो तो और भी तरीके हैं, बट इसके थ्रू भी आप वो कर सकते हो ना, एक वो भी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो इंस्टॉल अपाची 2 है। अपाची 2 अभी जब हम ब्राउज़र विंडोज़ के अंदर कर रहे थे, तो विंडोज़ के अंदर हमने XAMPP इंस्टॉल किया था, जो कि स्टैक था, जिसमें हमारे पास अपाची था, PHP था, MySQL डेटाबेस से सारा कुछ इकट्ठा ही इंस्टॉल हो रहा था। तो अभी हम लोग क्या करें कि लिनक्स पे कर रहे हैं, तो हम यही सारी चीज़ें करेंगे, मैनुअल कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले अपाची को इंस्टॉल करना है। अपाची को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे कमांड प्रिंट पेस्ट करनी है, और वो आपको अपाची को इंस्टॉल कर देगा। जब हमारा अपाची इंस्टॉल हो जाएगा, तो जो मैंने हमारी अभी पब्लिक IP थी, वो अभी उसके ऊपर कुछ भी एक्सेसिबल नहीं था, तो फिर उसके ऊपर जैसे आप XAMPP इंस्टॉल करते हो ना, तो टेस्ट पेज आ जाता है एक, वैसे ही आपके पास एक टेस्ट पेज आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज सर्वर इंस्टॉल हो गया है। PHP बेशक ना हो, लेकिन आपका सर्वर इंस्टॉल हो गया है, और एक टेस्ट पेज आपको वहाँ से होस्ट होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो आपकी IP है वहाँ से आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें ये होता है कि आपको पोर्ट्स अलाउ करने पड़ते हैं, कि जैसे अभी हमारे पास HTTPS है। अगर आपने कल को सॉकेट प्रोग्रामिंग करनी है, कुछ ऐसे काम करना है, जब आप किसी और पोर्ट पे कर रहे हो, या आपने नोड का सर्वर इंस्टॉल किया, तो आप किसी एक्स्ट्रा नोड पे कर रहे हो, देन आपको उसका पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा, वो IP आपको अलाउ करनी पड़ेगी, देन वो आपको इस तरह करेगा। अब मैंने इसमें अपाची इंस्टॉल कर लिया है। अब अगर मैं इस IP को रिफ़्रेश करूँगा, तो आपको नज़र आ रहा है अपाची इंस्टॉल हो गया युबंटो का, और वो उस पर आना शुरू हो गया जस्ट अपाची इंस्टॉल करने से। अब इसमें ये कि हमारा सर्वर बन गया उसके ऊपर। जस्ट अभी हमें 2 चीज़ें और चाहिए। एक हमें चाहिए PHP, ताकि हम अपना PHP की जो हमारी वेबसाइट्स हैं वो रन करें,
और दूसरा हमें चाहिए डेटाबेस चाहिए होगा। अब डेटाबेस के भी डिफरेंट तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या होते हैं, बट हम अभी फ़िलहाल ईजी तरीके पे जाएंगे, मुश्किल वालों पे नहीं जाएंगे, सिंपल अभी इस पर करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये अपाची इंस्टॉल हो गया। इसकी भी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अपाची हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो गया है। वो यहाँ पे बेसिकली जो UFW होता है ना, UFW आपके IPs और पोर्ट्स को अलाउ करता है कि अगर मैंने रिफ़्रेश किया होता और वो रिफ़्रेश होने के बाद वो चला ना होता, यानी वो वहाँ पे अभी भी एरर आ रहा होता, तो फिर मुझे यहाँ से अलाउ करवाना पड़ता उसको ताकि वो उसको चला सके, बट वो ऑलरेडी चल रहा है, सो आई डोंट नीड टू डू दिस। तो ये देखो उस स्टेप के बाद ही आपके पास यूबंटो का अपाची का पेज आ रहा है, जो हमारे पास पहले से ही आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमने करना है कि डेटाबेस इंस्टॉल करनी है। तो डेटाबेस इंस्टॉल करने के लिए आपके पास sudo apt इंस्टॉल MySQL सर्वर होगा। तो आपने इसको इंस्टॉल करना है, इस कमांड को कॉपी करने के बाद पेस्ट किया। अब ये हम यहाँ पे डेटाबेस इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले डेटाबेस इंस्टॉल करें उससे पहले हमारे पास डेटाबेस के दो ऑप्शन हैं। अभी मैं इसको यस नहीं कर रहा, पहले आपको बताता हूँ। ये हमारे पास AWS है। तो एक तो हमारे पास डेटाबेसेस ये होते हैं कि आप इसी के अंदर जो आपका लिनक्स कंप्यूटर है, क्योंकि आपको पूरा कंप्यूटर दिया हुआ है, इसके अंदर आपके पास स्टोरेज भी है, रैम भी है, सब कुछ है। तो जैसे हम अपने लिनक्स के ऊपर डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं, अब इसके ऊपर भी डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन हमारे पास जो ये RDS भी है अमेज़ॉन का, आप अगर डेटाबेस इस पे नहीं इंस्टॉल करते, जो आपने लाइट सेल का इंस्टेंस बनाया हुआ है, आप सिर्फ उसके ऊपर अपनी अपाची इंस्टॉल करते हो, PHP इंस्टॉल करते हो और अपनी वेबसाइट वहाँ पे होस्ट करते हो, और डेटाबेस आप RDS पे बनाते हो, ये अलग सर्वर है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अब जैसे हमारे साथ हुआ है उस दिन कि हमारा सर्वर, जो क्लाइंट का सर्वर था, वो क्रैश कर गया है। तो हमें डर लगा हुआ था कि अभी हमारा डाटा उड़ गया होगा, सारी इन्फॉर्मेशन ख़राब हो गई होगी। तो सोर्स कोड हमारे पास बिटबकेट पे पड़ा हुआ था, तो हमने इसकी कॉपी ली हुई थी। लेकिन जो डेटाबेस था, मुझे था कि डेटाबेस ख़राब हो गया होगा, मुझे भी ये कि यकीन नहीं था कि उन्होंने RDS पे बनाया होगा। लेकिन जब मैंने चेक किया तो उन्होंने डेटाबेस RDS पे बनाया हुआ था। तो डेटाबेस RDS पे सक्सेसफुल पड़ा हुआ था, और कॉपी जो हमारी वेबसाइट की थी वहाँ पास बिटबकेट पे पड़ी हुई थी। तो हमने नया इंस्टेंस मैंने 5 मिनट बनाया, कॉपी किया कोड को और डेटाबेस के साथ लिंक किया, तो फिर से चलने शुरू हो गया। सिर्फ आधा घंटा भी नहीं लगा उसको। तो जो RDS के डेटाबेसेस होते हैं, इसके अंदर आपके पास ये पूरा एक सर्वर है अमेज़ॉन का, जिसके ऊपर तमाम डेटाबेसेस हैं, जिसके ऊपर NoSQL डेटाबेसेस और SQL डेटाबेसेस, और उसके अंदर अब जैसे कि ये है, अब यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस करते हो। जब आप क्रिएट डेटाबेस करोगे तो आपको ये बता देगा कि आपने कौन कौन सी डेटाबेस, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये वाला डेटाबेस यूज़ नहीं करूँगा। इसकी सेटिंग मुश्किल है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि कौन से सर्वर से सिर्फ डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, और इसका जो एंड पॉइंट होगा उसको आपने कनेक्ट करना है अपने ये जो हमारा लाइट सेल है। अभी मैं इसमें नहीं जा रहा, बट ये है कि आप हम फिर इस वाले डेटाबेस को भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली आर्किटेक्चर होता है एक, जो मैं आपको भी यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ कि जो आप इसको करते हो ना, इसका आर्किटेक्चर इस तरह से होता है कि एक हमारे पास लाइट सेल है या EC2, जैसे अब ये मैं बना रहा हूँ, लाइट सेल भी हो सकता है। ये आपका एक होता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट या जो आपके सोर्स कोड पड़ा होता है। एक आपके पास RDS है, और इस RDS के ऊपर आपके डेटाबेस पड़ी होती है। ये अलग सर्वर है, ये अलग सर्वर है। और आपकी जो फाइल्स होती हैं, जो आपकी तस्वीरें होगी, आपकी PDF फाइल या जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो आपकी S3 बकेट पे जाके सेव हो जाती हैं। तो अब ये क्या होता है कि आपके पास जो आपका कोड होता है वो इसके साथ भी कनेक्टेड होता है, इसके साथ भी कनेक्टेड होता है। अगर आपका ये सर्वर क्रैश कर जाता है तो ये दोनों चीज़ें, आपका जो डाटा होता है वो महफूज रहता है, और आप इसका बैकअप भी ले सकते हो। आपका ये ऑटोमेटिकली बैकअप भी ले रहा होता है, और इस तरह से आपके S3 का भी ऑटोमेटिकली बैकअप वो ले रहा होता है। तो आपका ये सोर्स कोड आपका बिटबकेट पे पड़ा होगा, उसकी कॉपी, अगर ये खुदा ना खास्ता हैक हो जाता है, ख़राब हो जाता है, क्रैश कर जाता है, या लेट सपोज आग लग जाती है, जिस सेंटर में हमारा ये बना हुआ है वो सेंटर ही पूरा तबाह हो जाता है, तो हमारे पास उसका कोड पड़ा होगा। और दूसरा ये कि आप इसके मल्टीपल जोन्स के अंदर भी, ये अलग जोन में बना सकते हो, इनको अलग जोन में बना सकते हो। तो आप अपनी एप्लीकेशन को डिफरेंट जोन्स में भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो इस तरह का आर्किटेक्चर होता है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम क्या करें कि इसको भी नहीं देख रहे, इसको भी नहीं देख रहे, हम सिर्फ इसको देख रहे हैं। EC जो हमारा लाइट सेल है, EC2 भी नहीं है, लाइट सेल हम यूज़ कर रहे हैं, और लाइट सेल के अंदर हम सिर्फ डेटाबेस भी उसी के अंदर बना रहे हैं। मैं जस्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि आप ये डेटाबेस इसमें देखोगे, ये देखो, तो MySQL और अरोरा, अमेज़ॉन अरोरा, MariaDB। जब हम MariaDB करेंगे तो ये वाला, अब इसको आप सिलेक्ट करोगे और उसका वर्जन सेलेक्ट कर लोगे, और उसके बाद आप उसको प्रोडक्शन और ये फ्री टियर वगैरह डेटाबेस का नाम और उसका पासवर्ड जनरेट करके फिर आप अपने डेटाबेस के साथ उसको, जो आपका एप्लीकेशन उसके साथ कनेक्ट कर लोगे। तो यहाँ से आप करोगे। लेकिन इसका फिर ये होता है कि इस डेटाबेस का कोई PHP में एडमिन नहीं है कि जिसके थ्रू आप जाके इस डेटाबेस को एक्सेस करोगे। इस वाले डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए आपको MySQL वर्कबेंच चाहिए होगा, जो कि एक विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है। इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर आप जाके अपना जो इसका एंड पॉइंट होगा, जो होस्ट होगा, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो आप यहाँ पे दोगे,
यहाँ पे भी कह रहा था मुझे कि यूज़र नेम और पासवर्ड, ये पासवर्ड मास्टर पासवर्ड और यूज़र नेम ये है। तो ये जो यूज़र नेम पासवर्ड है मैं इस वर्क बेंच को दूंगा, तो वो वर्क बेंच इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा और पूरा डेटाबेस मुझे दिखा देगा। तो इसके लिए मुझे PHP एडमिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो इसका कोई UI नहीं है कि आप इसमें डेटाबेस बनाओगे तो इसमें डाटा जाएगा, आपको इसमें नज़र नहीं आएगा। नज़र आने के लिए आपको वर्क बेंच करना पड़ेगा, जैसे भी आपको नज़र आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे क्लाइंट का है डेटाबेस है। अब ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, मुझे भी फ़िलहाल पासवर्ड पता नहीं है, कॉपी पता नहीं कहीं से करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको लॉगिन करूँगा तो ये क्या करेगा, यहीं पे मुझे वो डेटाबेस ओपन कर देगा और यहाँ पे आप इसको, आपके पास जैसे PHP में एडमिन का इंटरफेस आता है एग्जैक्टली सेम उस तरह का इंटरफेस आएगा और उस इंटरफेस में आपको डाटा यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो ये ईजी, इतना मुश्किल नहीं है जैसे आपको यूज़र नेम और पास, लेकिन उस डिटेल में अभी नहीं जा रहा, वो बहुत ही मुश्किल एडवांस लेवल डिटेल है। फ़िलहाल आप ये कर सकते हो एज अ बिगिनर कि आप इसमें सिर्फ इसको यस करो ताकि वो इसी के अंदर डेटाबेस क्रिएट कर ले। अब ये आपके पास डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, लेकिन इस वाले डेटाबेस का भी कोई इंटरफेस नहीं होगा। जब हम ये इंस्टॉल करेंगे तो हम ये कमांड लाइन से ही डेटाबेस को यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा। लेकिन रिकमेंडेड जो सिस्टम होता है वो ये होता है कि आप अपनी सोर्स कोड यहाँ पे डालो एंड आप अपना जो डेटाबेस है RDS पे रखो और आप अपनी फाइल्स को S3 पे रखो। यहाँ पे खाली ये होगा कि हाँ यहाँ पे आपका सोर्स कोड पड़ा होगा, लेकिन अभी खाली आपको दिखाने के लिए कि हमारा डेटाबेस भी हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा डेटाबेस को इंस्टॉल करने में, एक दफ़ा हो जाएगा फिर ये पासवर्ड वगैरह मांगेगा। ये हो गया। अब ये वाला तो हमारे पास जो कमांड थी यहाँ तक एग्जीक्यूट होगी। अब हमने क्या करना है कि वन प्रॉम्प्टेड कन्फर्म यस हो जाएगा। इंस्टॉलेशन फी, इट्स रिकमेंडेड दैट यू रन सिक्योरिटी स्क्रिप्ट दैट कम्स प्री इंस्टॉल्ड विद MySQL। दिस स्क्रिप्ट विल रिमूव सम इनसिक्योर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स और सारी चीज़ें। कॉपी किया और वो फिर आपसे पूछेगा पासवर्ड्स वगैरह के लिए, इसमें पेस्ट कर दिया। ये है तो एनी अदर की यस किया। अब ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है कि मैं इसमें कह देता हूँ सेक्शन, अच्छा नहीं क्या बोल रहा है ये, हाँ मैं लो कर लेते हैं इसकी, अभी हमें इतना नहीं करना। न्यू पासवर्ड मैं डाल देता हूँ सेक्शन 1। इंटर किया, दोबारा पूछ रहा है सेक्शन 1। जब आप इसमें लिखोगे ना तो वो आपको इसको कर दिया। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, मैं देख लूँ एक दफ़ा। तो हम अभी यहाँ पे जैसे 1 है तो उसमें उसने किया और तो हमें पासवर्ड का स्ट्रेंथ थोड़ा सा डालना पड़ेगा। अच्छा कि लेट सपोज में कि शाम 786 ये क्या बार बार मांग रहा है। इसका ये बहुत बड़ा मसला होता है। पिछले दफ़ा मैं कर रहा था तो इसमें बार बार ये मुझसे पूछ रहा था। Whether you choose to update the password plugin, your server will next ask to confirm password. This is not be confused with the system root, database root, administrative, the privileges or database. Even
ये भी इसको क्या हुआ है। मैंने इसको बंद कर दिया। इसके अंदर ये होता है कि वो आपको हमें एक अल्टर का कमांड यूज़ करना पड़ेगा, उसके थ्रू हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसको करूँ sudo mysql यूज़र नेम हमारे पास आ जाएगा, रूट और पासवर्ड में हमारे पास पता नहीं इसका क्या पासवर्ड है। पासवर्ड इसका सेट ही नहीं है कोई, अभी वो पासवर्ड इसका सेट नहीं हुआ। पासवर्ड सेट करने के लिए आपको वो उसके अल्टर की कमांड है, वो स्टैक ओवरफ्लो से मिल जाएगा। उसमें ये होता है कि आपको यूज़र का पासवर्ड सेट करना पड़ता है। तो अभी इसमें मैंने क्या किया कि इसका जो डिफ़ॉल्ट जब हम जैसे हमने अपने लोकल होस्ट पर इंस्टॉल किया था वैसे इसमें भी आ जाता है। तब मैं अपने डेटाबेस में आ गया हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको अगर अपनी डेटाबेस क्रिएट करनी है, क्रिएट डेटाबेस, इसको लेट सपोज मैं शाम कह देता हूँ मैं इसके नाम से, तो वो एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इसमें आप अगर जिस डेटाबेस, अगर आप मल्टीपल डेटाबेसेस भी क्रिएट कर सकते हो। आप डेटाबेस यूज़ यानी आपने डेटाबेस का नाम लिखना है, जैसे कि ये शाम कर दिया, डेटाबेस चेंज हो गया। अब यहाँ पे शो टेबल्स करोगे, आपने देखना है कि इसमें कितने टेबल्स हैं, तो आपको बता देगा कि अभी कोई टेबल नहीं है इसके अंदर, तो आपको टेबल वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इस तरह से डेटाबेस आप इस तरह से बनाओगे इसके अंदर MySQL के अंदर, फिर आपने जो भी सिलेक्ट क्यूरी वगैरह सारा कुछ यहाँ से कर सकते हो। अभी डेटाबेस इसमें बन गया है, तो डेटाबेस भी हमारे पास आ गया। अभी हमारे पास सिर्फ इसके अंदर PHP रहता है, PHP हमने इंस्टॉल नहीं किया। तो ये मैंने किया है फॉर बिगिनर। एज अ बिगिनर आप अपने जो कोई सिंपल सी वेबसाइट आपने अपलोड करनी, तो आपका अपाची भी यहाँ पे आ गया, आपका डेटाबेस भी यहाँ पे आ गया। अभी अपने डेटाबेस में जो उसका अभी फ़िलहाल इसका जो पासवर्ड है वो कोई भी नहीं है, और उसका जो यूज़र नेम है वो रूट है, तो उसके थ्रू आपका डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपके सारे टेबल्स वगैरह आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे उसका भी आसान तरीका ये है कि आप क्योंकि एक तो यहाँ पे ये है कि आप अपना कमांड के थ्रू ही आप अपनी फ़ाइल को अपलोड कर दो, SQL फाइल को, फिर उसको इंपोर्ट करवाओ। अगर वो नहीं होता तो आसान तरीका ये है कि आप जो डेटाबेस के टेबल क्रिएट करते हो, जो आपके SQL होता है, उसको आप PHP के थ्रू भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो। जैसे लारवल में होता है, माइग्रेशन रन होती है, तो आप उस तरह का SQL PHP के थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकते हो डेटाबेस के अंदर, तो वो सारा आपको क्रिएट करके दे देगा जितना भी आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर होगा। लेकिन ये डेटाबेस जैसे मैंने आपको पहले कहा इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो आप लोगों ने हमेशा जब भी आप इसको अभी तो सिर्फ हम सीखने के लिए कर रहे हैं कि लिनक्स में कैसे सारी चीज़ें इंस्टॉल होती है, लेकिन द रिकमेंडेशन इज़ कि आप RDS को यूज़ करो, अलग डेटाबेस को। वहाँ भी होता है कि आप इसको वर्क बेंच के साथ कनेक्ट करके फिर आप अपने डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हो और सारा कुछ उसमें आप मैनेज कर सकते हो। अगर टाइम मिला तो मैं उसके ऊपर भी नेक्स्ट सेशन दे दूँगा कि वर्क बेंच के थ्रू हम RDS के डेटाबेस कनेक्ट करके कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी जो वेबसाइट है वो आपने अमेज़ॉन के ऊपर ही डिप्लॉय की होगी, दैन ही आप RDS को यूज़ कर सकते हो। आपने अगर अपनी वेबसाइट लोकल होस्ट पे भी रखी हुई है ना, लेट सपोज हम लोग जो FAP में बच्चे करते हैं कि हम लोगों ने क्या करना होता है कि ऐप भी बनानी होती है और वेबसाइट भी बनानी होती है, और हमारा सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि डेटाबेस सर्वर पे चाहिए होता है, हमें एक सर्वर चाहिए जहाँ पे डेटाबेस होता है। अमेज़ॉन का इस जो RDS है डेटाबेस वहाँ पे बनाओ, उस डेटाबेस को आप अपने लोकल होस्ट में जहाँ पे अपने डेटाबेस की यूज़र लोकल होस्ट देना होता है, पासवर्ड यूज़र नेम देना होता है, उस डेटाबेस का दो, तो आपके लोकल होस्ट से डाटा वहाँ पे सेव होगा। और आपका जो ऐप वाला बंदा है वो भी उससे कनेक्ट करके PHP के थ्रू कनेक्ट करके APIs को कनेक्ट करवा के वो भी वहाँ से, यानी आप लोकल होस्ट से भी उस डेटाबेस को यूज़ कर सकते हो, और आप किसी भी कंप्यूटर से किसी और सर्वर के साथ आप शेयर, लेट्स सपोज आपने कहा कि मेरा जो डाटाबेस वेबसाइट है वो शेयर्ड सर्वर पे पड़ा हुआ है और मेरे जो डाटाबेस है मैं उसको RDS पे रखना चाह रहा हूँ, तो आपकी डेटाबेस RDS पे होगी, फोल्डर आपका जो कोड होगा कहीं और पे पड़ा होगा, जिसको भी आप फॉलो कर सकते हो, उसमें आप ऐड कर सकते हो सारी चीज़ें। ये था। अब इसको मैं एग्जिट करता हूँ, हमारा डेटाबेस भी इंस्टॉल हो गया है। और नेक्स्ट हमारे पास एग्जिट हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ टू इंस्टॉल दी ये PHP को इंस्टॉल करना है। तो सिंपल कमांड्स हैं, मैं भी डॉक्यूमेंटेशन से रीड करके आपके सामने कर रहा हूँ, तो जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये जो मसले मसाइल आते हैं आप उसको देख सकते हो। इधर से इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट किया,
तो अभी ये क्या करेगा, आपका PHP को इंस्टॉल करेगा। जब ये PHP को इंस्टॉल कर लेगा, ये कहाँ पे जाएगा, अपाची के अंदर जाके PHP का एक फ़ोल्डर बना देगा और अपाची से इसको लिंक कर देगा। लेकिन ये गलत PHP इंस्टॉल कर रहा है, 7.4 कर रहा है इसको। मुझे था कि ये डिफ़ॉल्ट में 8.1 जो भी लेटेस्ट PHP उसको वो वाला करना चाहिए था, लेकिन इसने किया नहीं है। लेकिन वो आसान है, आपने इसको अनइंस्टॉल करके पर्ज की कमांड से अनइंस्टॉल करके फिर आप दोबारा से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। स्पेसिफिक अब अगर मैं इसको देखूँ PHP -v कि उसने 7.4 इंस्टॉल कर लिया। ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इश्यूज़ होते हैं। अब इसने हालांकि यहाँ पे इसको वर्जन बताया भी नहीं है, फिर भी उसने जाके 7.4, अब यहाँ पे आउटपुट में 8.1 लिखा हुआ है। चलो, लेकिन PHP ऐसे इंस्टॉल होता है। आप जब भी इंस्टॉल करोगे आपने स्पेसिफिक 8.1 का वर्जन बताना है, और अगर यहाँ पे नहीं भी आपको मिलता तो आप जाके गूगल पे सर्च करोगे कि आप वहाँ पे सर्च करके देखो कि PHP 8 की कमांड आपको मिले, वो आपने चलानी है और वो आपको PHP 8 इंस्टॉल कर देगा। आपकी जो सिंपल वेबसाइट है, जैसे भी हमने वेब के अंदर वेबसाइट बनाई है, वो हम इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो चलेगा। लेकिन जो लारावेल बेस्ड एप्लीकेशन है, लारावेल के लिए जो लेटेस्ट PHP होता है, अब जैसे कि हमारे पास लारावेल 9 या लारावेल 10 अभी आने वाला है, तो उसके लिए आपको लेटेस्ट PHP 8.1 चाहिए होगा, अदरवाइज़ वो आपको उस पर चलेगा नहीं, वो आपको एरर देगा। तो ये हमारे पास PHP हो गया। सो यही होता है, बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। हमारे पास इसके अंदर PHP भी आ गया, हमारे पास इसके अंदर PHP भी आ गया और अपाची भी आ गया और सारी चीज़ें आ गई। अब इसमें यह है कि हमारा जो वेबसाइट हमने कहाँ पे डिप्लॉय करनी है। ये तो हमारा सर्वर तो बन गया ना, लेकिन इसको डिप्लॉय कैसे करेंगे, इस पर अपना जो हमारा कोड होगा वो कैसे आएगा। उसको करने के लिए आपके पास आ जाएगा वार का फ़ोल्डर होगा, और आप इसको देखोगे, मैं 1 by 1 फोल्डर में जाऊँगा तो आपको वार का फ़ोल्डर है, ये आपको मिल जाएगा। एंड वार के फ़ोल्डर में ही आपको www का फ़ोल्डर मिल जाएगा, www का फ़ोल्डर मिल जाएगा। एंड देन आपको www के फ़ोल्डर के अंदर HTML का फ़ोल्डर मिल जाएगा, CD HTML का फ़ोल्डर मिल जाएगा। अब इसको आप ls करोगे तो अभी जब हमने इसको चलाया था, ये वाला जो पेज यहाँ पे चल रहा है वो ये वाला पेज चल रहा है, index.html का पेज चल रहा है। अगर मैं इसको करूँ rm करूँ sudo rm index.html, हो गया डिलीट। अब ये खाली हो गया, तो वहाँ से वो फाइल को मैंने डिलीट कर दिया, अब वो बिल्कुल खाली हो गया मेरा सर्वर। तो यहाँ पे अब उसके बाद ये है कि जो ये डिफ़ॉल्ट रास्ता है आपका ना, वार फिर www और उसके अंदर HTML, इसको आप चेंज कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि लोगों को ट्रिक करने के लिए कि आपने किसी और जगह पे फ़ोल्डर में डाल दिया, एंड उसको करने के लिए आपके पास आ जाता है कि हमें ETC में होता है, अपाची 2 में होता है, एंड देन LSA। यहाँ पे आपको मिलेगा साइट्स इनेबल्ड में CD साइट्स इनेबल्ड, एंड LS में आपको मिलेगा 00, ये आपके पास आ जाएगा। अब इस फाइल को हम ओपन करते हैं, sudo nano, आपके पास आ जाएगा ये वाला। ये अब ये फाइल हमने ओपन किया तो यहाँ पे देखो पाथ लिखा हुआ है, जो भी मैंने आपको पाथ दिखाया था कि war www HTML का लिखा हुआ था। तो अब ये जाता है इधर से, जो हमारी रिक्वेस्ट होती है वो इस फाइल में जाती है, और इस फाइल को वो फिर जाके किसी फोल्डर को बताता है। इस पूरे फोल्डर को आप चेंज कर लोगे, war www HTML की जगह आप कोई होम कोई और फोल्डर का पाथ दोगे तो आपकी वेबसाइट वहाँ पे कोड पड़ा होगा, और ये जो जब भी कोई बंदा इस IP पे जाएगा तो वो उस लोकेशन पे चला जाएगा और आपकी वेबसाइट को उठा लेगा। लेकिन अभी डिफ़ॉल्ट हम इसी को कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे, बस आपको दिखाना था कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और आपका जो पोर्ट है वो 80 पोर्ट पे चल रहा है। अगर आपने पोर्ट चेंज कर ली तो फिर आपको पहले पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी, अलाउ करना पड़ेगा अपने पोर्ट को कि मेरा VPS इस पोर्ट को रीड कर सके। उसके बाद जब वो रीड करेगा देन आपका वो वेबसाइट को चला पाए उसको करेगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें एडवांस की है, जब आप इस लेवल पे जाके इसके साथ छेड़खानी करते हो, ये एडवांस की चीज़ें हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको एज अ बिगिनर ये पता होना चाहिए कि आपने VPS इंस्टॉल किया, VPS के ऊपर आपने सर्वर कैसे बनाया, उसी के ऊपर डाटाबेस और उसी के ऊपर आपकी पेज पे इंस्टॉल कैसे होगी, और उसी VPS के ऊपर मैं अपनी वेबसाइट को होस्ट कैसे कर सकता हूँ। इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, मैं वापस उसमें जाता हूँ CD war w और HTML के अंदर। यहाँ पे मैं sudo nano एक बना देता हूँ, index.php के नाम से एक फ़ाइल बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसी के अंदर कोड लिख देता हूँ, ये मैंने किया। अब इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो वो उस पर मैंने कोड करके वहाँ पे डाल दिया।
अब आपने अपना जो वेबसाइट है वो कैसे डालना है, वो गिट के थ्रू। आपका बिटबकेट, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको गिट आना चाहिए। अब यहाँ पे आप किसी अपने कोड को कॉपी करके जिप करके अपलोड नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। गिट इंस्टॉल करने के बाद आपने बिटबकेट से वहाँ से क्लोन करके यहाँ पे पेस्ट करना है, तो आपका जो कोड होगा वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और आ जाएगा। यहाँ से अपलोड होने के बाद अब मैंने मेरे ख्याल में अपना कोड अपलोड नहीं किया हुआ या किया हुआ है बिटबकेट के ऊपर, मुझे याद नहीं आ रहा। बिटबकेट के ऊपर देखते हैं कि हमारा जो कोड है सेक्शन 1 और 2 सी जैम्प जो htdocs में सेक्शन 1 है, ये गिट पे नहीं पड़ा हुआ ना, गिट पे नहीं पड़ा हुआ। अगर मैंने इसको अपलोड करना है गिट के ऊपर, तो आप लोग ये भी आपको आइडिया हो जाएगा अभी कि एक रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये हमारा इंटरनेट है एंड एक उनका इंटरनेट है, वो कितना फास्ट चल रहा है और हमारे पे ब्राउजिंग भी नहीं हो रही। यहाँ पे मैं वर्क स्पेस को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और अपने रिपोजिटरी का नेम देना है कि लेट्स सपोज सेक्शन 1 वेब, और उसके बाद इसको प्राइवेट रिपोजिटरी बना दिया। ये 9 होगा, 9 प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ और इसको यही नाम देता हूँ जो ये है। रिपोजिटरी क्रिएट की, रिपोजिटरी सबसे पहले आपने रिपोजिटरी क्रिएट की। रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद ये आपको इस पे तवज्जो दो, क्योंकि आप लोग अभी प्रोजेक्ट आपने अपलोड करना है सर्वर के ऊपर, तो आपसे फिर नहीं होता और बार बार आप यही कह रहे होते हो कि हमसे नहीं हो रहा। मैंने अभी रिपोजिटरी क्रिएट की, कुछ भी नहीं किया। अब ये मेरा कोड है, यहाँ पर मुझे गिट के थ्रू सबसे पहले कमांड रन करना है। गिट init का, जिससे मेरा गिट क्या हो जाएगा, इनिशलाइज हो जाएगा। फिर गिट ऐड को मैं करूँगा, गिट ऐड हो जाएगा। उसके बाद गिट कमेंट करूँगा, तो जितने मेरे कोड है वो कमेंट में चला जाएगा, ऑल कोड। एंड उसके बाद ये तमाम हो गया उसमें ऐड। फिर गिट, अब हमने क्या करना है कि इसको सर्वर के साथ कनेक्ट करना है फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कमांड सिर्फ आपने फर्स्ट टाइम रन करनी है कि आपने इसको सर्वर के साथ कनेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट टाइम आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया, इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने गिट पुश ओरिजिन मास्टर, यहाँ पे आपने इसको पुश कर देना है। पुश हो गया। अब ये 69% हो गया। पुश होने के बाद ये आ गया। इसको आप रिफ़्रेश करोगे तो यहाँ पे आपके पास आपका कोड आ जाएगा, ठीक है, जो भी हमने पुश किया है, ये आ गया। इसको मैं यहाँ से क्लोन पे क्लिक करूँगा और जो मेरा VPS है यहाँ पर जाके Ctrl+C ls किया और sudo rm index.php इसको हटा दिया। अब यहाँ पे हमने करना है sudo, और आपका जो ये कमांड हमने वहाँ से कॉपी किया है git clone, sudo लाजमी लगाना है, बिकॉज git clone क्या करेगा कि नए फोल्डर्स बनाएगा, उसको परमिशन चाहिए होगा। इसको क्लिक किया तो अभी ये आपके पास, ये मुझे लिनक्स के ऊपर आपसे हमेशा पासवर्ड मांगेगा, तो मैं अपना पासवर्ड इसमें ऐड कर लेता हूँ। ये जो ये इसका पासवर्ड मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो वो गिट से सारा क्लोन हो गया 1 मिनट में। और इसको भी आप ls करोगे, ये हमारे पास सेक्शन -1 वेब आ रहा है। तो अगर मैं अपनी इसको किधर गया ये वाला, इसको रिफ़्रेश करूँगा, ये वो प्रोजेक्ट आ रहा है और ये आपका login.php होगा, बिकॉज हमने इसके फाइल्स ही अपडेट नहीं की थे। अभी एक्सेस मांग रहा है डेटाबेस की, कि आपके डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी मांग रहा है। कनेक्शन फील्ड एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र रूट और लोकल होस्ट। तो वैसे सेम पासवर्ड ही है, उसको होना चाहिए था कनेक्ट। देखते हैं कि इसको क्या इशू है। cd ls
और उसके बाद हमारे पास db.php है, sudo nano db.php ये आ गया है। अच्छा, वो डेटाबेस के साथ इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमारी डेटाबेस ये बनी हुई नहीं है ना। तो मैंने डेटाबेस का नाम क्या बनाया था, शाम रखा था, तो इसको मैं शाम कर देता हूँ और इसको एस सेव करके एक्स कर दिया, कंट्रोल एक्स, एंड मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, अभी भी नहीं होगा बिकॉज डेटाबेस बनी रूट भी है और रूट है, लोकल होस्ट है। डेटाबेस हमारी अभी बनी नहीं है सही से, इसलिए वो उसको इशू कर रहा है। तो हम ना नेक्स्ट सेशन के अंदर, अभी वाले सेशन बहुत लंबा हो गया, नेक्स्ट सेशन के अंदर अभी मैंने अपलोड तो कर दिया आपको कोड, ये आपको नज़र आ रहा है सारा कि इस पे हमारे पास कोड, अब रजिस्टर के पेज पे जाएंगे वो नज़र नहीं इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो डेटाबेस के साथ नहीं चल रहा। नेक्स्ट हम के जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम ये करेंगे कि डेटाबेस RDS वाला जो डेटाबेस है उस डेटाबेस को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, फिर वर्कबेंच के साथ कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे हम वो वाला डेटाबेस इसके साथ कनेक्ट करेंगे और फिर वर्कबेंच के थ्रू अपना डाटा भी अपलोड कर सकते हैं और अपना डाटा डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन था, लंबा हो गया काफ़ी। इसमें ये कि हमने अमेज़ॉन का इंस्टेंस क्रिएट किया, लाइट सेल का, उस पर अपाचे भी इंस्टॉल किया, MySQL भी इंस्टॉल किया और PHP भी इंस्टॉल किया। अपना कोड पहले बिटबकेट पे डाला, वहाँ से इधर क्लोन कर दिया और यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। जस्ट अभी इसका जो नेक्स्ट फेज़ है डेटाबेस के साथ करना, तो वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कर लेंगे। अभी हमारे पास टाइम है तो नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको देख लेंगे। ठीक हो गया।